नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट 2 है, सेकंड नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उस एक क्वेश्चन से संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिलते हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चन को नोट जरूर करें, आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में अपने नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रिंटर के द्वारा ब्लैंक आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। प्रिंटर के द्वारा ब्लैंक आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हार्ड कॉपी आउटपुट, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार करना है। जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वह हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान किया जाता है, जबकि मॉनिटर के द्वारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। जो हमारी टेलीफोन वायर आती है, केबल आती है, उसको मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है और मॉडेम से फिर एक वायर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन को लेते हैं तो हमें मॉडेम को यूज करना होता है। मॉडेम में टेलीफोन वायर को कनेक्ट किया जाता है, फिर इस वायर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो मॉडेम है वह टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और कंप्यूटर सिस्टम से आने वाले डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में बदल देती है। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है मॉडेम। इसलिए मॉडेम एक ऐसी डिवाइस भी है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का वर्क करती है। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम का यूज टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का वर्क करती है। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो कि MS वर्ड का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। यहां पर हमें 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन होता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। यदि हमें MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करना है तो एक ही शॉर्टकट की यूज की जाती है, F7। यह जो ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, वह हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब के अंदर डॉक्यूमेंट को चेक करने वाले सभी ऑप्शन होते हैं।
और आपको यहां पर एक क्वेश्चन तैयार करना है। जब एमएस वर्ड में रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है, रेड कलर की अंडरलाइन किसी शब्द के नीचे, किसी वर्ड के नीचे यदि रेड कलर की अंडरलाइन आती है तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और यदि ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन आती है, ग्रीन या ब्लू, तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। मतलब एमएस वर्ड में यदि किसी वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है, रेड कलर की अंडरलाइन शो हो रही है, तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, और यदि किसी वर्ड के नीचे ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन आ रही है तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक है। इन दोनों मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है, जो कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू टैब। आपने यहां पर देखा, हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं सबको एक साथ समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जरूर तैयार करना है, क्योंकि हो सकता है आपने पढ़ा है एमएस वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टैब में प्राप्त होता है, लेकिन आपसे उसकी शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेड कलर की अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ब्लू या ग्रीन कलर की लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। तो एक जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को तैयार करें, इससे आपका पेपर बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में पेज ब्रेक के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, हमें यहां पर बताना है। एमएस वर्ड में यदि हम पेज ब्रेक करते हैं, पहले आपको यह समझना होगा कि पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक का मतलब है यदि हमने एक पेज पर कुछ टेक्स्ट लिख कर रखा है, कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, और हमें एक पेज की कुछ इंफॉर्मेशन को या सभी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे पेज पर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। एक पेज को ब्रेक करके उस पेज की इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा पेज पर शो करने के लिए, एक से ज्यादा पेज पर ट्रांसफर करने के लिए पेज ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, पेज ब्रेक ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है लेआउट टैब में। लेआउट टैब के अंतर्गत पेज ब्रेक ऑप्शन प्राप्त होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है, और यह हमें एमएस वर्ड 2016 में लेआउट टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड पर सीखने वाले हैं, तो चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। आप देख सकते हैं यहां पर हमने एमएस वर्ड में एक पेज टाइप किया है, एक पेज। अभी हमारी फाइल में एक पेज है। फॉर एग्जाम्पल हमने थर्ड पैराग्राफ पर कर्सर को रखा और हम लेआउट टैब में जाकर यदि ब्रेक ऑप्शन से पेज ब्रेक करते हैं तो जहां पर भी हमारा कर्सर था वहां से टेक्स्ट, वहां से पैराग्राफ सेकंड पेज पर ट्रांसफर हो गया है। तो एक पेज की इंफॉर्मेशन को यदि हमें एक से ज्यादा पेज में सेंड करना है, एक से ज्यादा पेज में ट्रांसफर करना है, तो पेज ब्रेक का यूज किया जाता है, जो कि हमें लेआउट टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। और यदि हम इसे शॉर्टकट की से यूज करना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं हमारी फाइल में दो पेज हैं। हमने लास्ट पैराग्राफ पर कर्सर को रखा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस किया, कंट्रोल+एंटर, तो हमारा जिस पैराग्राफ पर कर्सर था वह पैराग्राफ पेज नंबर 3 पर ट्रांसफर हो गया है। तो पेज ब्रेक को हम कंट्रोल+एंटर से यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं और हमें दोनों का एडिशन करके रिजल्ट बताना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन से संबंधित है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाइनरी ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। बाइनरी मतलब 0-1, बाइनरी मतलब 0-1। जब हम 0-1 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ना है, घटाएंगे तो कैसे घटाना है, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वह केवल 0-1 पर वर्क करता है।
कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं, हमें दोनों नंबर को ऐड करना है और आंसर बताना है। हमने यह कैसे पहचाना कि यह दोनों बाइनरी नंबर हैं? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। कंप्यूटर में हमने नंबर सिस्टम भी पढ़े हैं। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी, उसका बेस होता है 2। तो हमें दो बाइनरी नंबर सिस्टम दिए गए हैं, हमें दोनों को जोड़कर आंसर बताना है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यह बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। आपको केवल बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन को समझना है, बाइनरी एडिशन के रूल्स को याद करना है। बाइनरी एडिशन के 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल्स होता है जीरो में जीरो को ऐड करने पर आंसर प्राप्त होगा 0। जब हम जीरो में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 1। जब हम 1 में 0 को ऐड करेंगे तो भी आंसर प्राप्त होगा 1। पहला रूल्स है 0 + 0 0, दूसरा रूल्स है 0 + 1 1, तीसरा रूल्स है 1 + 0 1। और जो लास्ट रूल्स है इसको ध्यान से समझेंगे। 1 + 1 आंसर होगा 0, प्लस एक हमें यहां पर कैरी ट्रांसफर करनी होगी, कैरी जो अगले नंबर पर ट्रांसफर होगी। आंसर होगा 1 + 1 0 और एक हमें क्या मिलेगी? कैरी, जो कि हम आगे वाले नंबर पर ट्रांसफर कर देंगे। तो बाइनरी एडिशन की यह 4 नियम आपको समझने हैं। आप कोई भी बाइनरी नंबर को आसानी से ऐड कर सकते हैं। पहला नियम क्या है? 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1 0, प्लस एक कैरी भी प्राप्त होगी। कैरी क्या होती है हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने नॉर्मल एडिशन में 19 में 23 को ऐड किया, यह हमारा नॉर्मल एडिशन है। जब हम 9 में 3 को ऐड करेंगे, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो होगा 12, और 12 को हम यहां पर 2 लिखेंगे, एक हम आगे कैरी भेज देते हैं, तो यही होती है हमारी कैरी। इस कैरी को हम आगे वाले नंबर में जोड़ देते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, 2 और 2 4। इस प्रकार से आपने देखा जब हमने 9 में 3 को जोड़ा तो एक कैरी आगे वाले नंबर पर गई थी। ऐसे ही सेम हमें बाइनरी एडिशन करना है और कैरी को आगे भेज देना है। कैरी कब आएगी? जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर लिखेंगे 1 0 1 0, यह हमारा पहला बाइनरी नंबर है। इसमें हमें ऐड करना है 1 0 1 1 को। इनको हम ऐड करेंगे। 0 + 1 1 होगा। आप देख सकते हैं हमारे रूल्स हैं। 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 होगा 0, प्लस एक कैरी आगे वाले नंबर पर चली गई। और जब कैरी वाला 1 आया तो हमने 1 को ऐड किया 0 से, तो 1 0 हो जाएगा 1, और 1 को नीचे वाले 0 से ऐड किया तो आंसर मिलेगा 1। और यहां पर है 1 1, और जब हम 1 1 को जोड़ते हैं तो मिलता है 0, प्लस एक कैरी मिलती है जो कि आगे आएगी। इस कैरी को भी हम यहां पर लिख देंगे। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना, कैलकुलेट करना कितना आसान है। आपको केवल यह 4 नियम याद करने हैं और आप कोई भी बाइनरी एडिशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारा आंसर है 1 0 1 0 1, मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमें दो बाइनरी नंबर दिए गए थे उनको ऐड करने पर हमें आंसर प्राप्त हुआ 1 0 1 0 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं यहां पर बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना, कैलकुलेट करना कितना आसान है। आपको केवल बाइनरी एडिशन के रूल्स याद रखने हैं। आप कोई भी बाइनरी एडिशन बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट जो कि किसी डेटा को, किसी फाइल को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा की मात्रा को, डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जो कि 2 ही होती हैं, या तो 0 या फिर 1। तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट,
तो एक निबल क्रिएट होता है। 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। तो यहां पर आपको एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। और जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है, जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है, और जब 1024 बाइट मिलते हैं, 1024 बाइट, तो एक केबी क्रिएट होता है। मतलब एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। जो प्रेजेंटेशन होती है वह मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। मतलब एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं। हमसे पूछा गया है यदि हमें सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा? यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। आपने मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में देखा होगा, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में Ctrl+A सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है। MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, नोटपैड में, वर्ड पैड में Ctrl+A का यूज सिलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+A से सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट किया जा सकता है। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। Ctrl+P प्रिंट की शॉर्टकट की होती है, प्रिंट की। Ctrl+N न्यू की शॉर्टकट की होती है, न्यू की। Ctrl+O ओपन की शॉर्टकट की होती है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की को समझा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल 2016 में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, तो एक सेल क्रिएट होता है। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। और जो एक्सेल है उसमें 3 प्रकार की एड्रेसिंग उपयोग की जाती है। एक होती है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, एक होती है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग और एक होती है मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग। जो MS एक्सेल है उसमें 3 प्रकार के सेल एड्रेस यूज किए जाते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। हमसे पूछा गया है यदि हमें MS एक्सेल 2016 में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस वह होता है जो कि फिक्स होता है, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है, डॉलर सिंबल का। MS एक्सेल में यदि हमें किसी सेल को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है तो हम उसमें डॉलर सिंबल को ऐड कर देते हैं। तो MS एक्सेल में यदि किसी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है तो उसमें डॉलर का यूज किया जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। MS एक्सेल में किसी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, F4। यदि एक्सेल में आपने कोई सेल एड्रेस लिखा है और आप F4 की को प्रेस करते हैं तो वह सेल एड्रेस एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा इक्वल A1, तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो सेल एड्रेस दिया है इक्वल A1, यह है हमारा रिलेटिव सेल एड्रेस, रिलेटिव, जिसमें केवल कॉलम का नाम है और रो का नंबर है। लेकिन यदि हम कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करते हैं, F4 की को, तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल A1 था उसमें डॉलर सिंबल ऐड हो गया है। डॉलर का मतलब है अब यह बन गया है एक फिक्स सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए डॉलर का यूज किया जाता है और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए F4 शॉर्टकट की का यूज
किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कंपाइलर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह तीन लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जो एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यह दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मगर कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, जबकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। और यह तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म आपको याद करना है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है, उसे कहा जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ओरेकल होता है, एमएस एक्सेस होता है, माई एसक्यूएल होता है, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो जो ओरेकल है वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओरेकल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को बनाने की, मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? मतलब अपने आप एमएस वर्ड में आपको क्या फॉन्ट साइज प्राप्त होती है? एमएस वर्ड 2016 में जब आप कोई नई फाइल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको क्या फॉन्ट साइज प्राप्त होती है? यहां पर आपको हम 5-6 क्वेश्चन तैयार कराने वाले हैं। एक साथ हम 5-6 क्वेश्चन तैयार करेंगे। एमएस वर्ड 2016 में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है वह होती है 11 है। जब आप एमएस वर्ड में कोई भी नई फाइल बनाते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज प्राप्त होती है 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमने इस क्वेश्चन को तो समझ लिया, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित हम आपको 5-6 क्वेश्चन और एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? 11। मतलब अपने आप एमएस वर्ड हमें 11 फॉन्ट साइज प्रोवाइड करता है। अब इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन होते हैं वह क्या होते हैं, हम उनको समझते हैं। आप देख सकते हैं अभी एमएस वर्ड में हमारी जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वह कितनी है? 11 है। यदि आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको 11 फॉन्ट साइज प्राप्त होगी। लेकिन आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड फॉन्ट साइज ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है या मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। एमएस वर्ड फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है या मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट होती है
उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, मिनिमम फॉन्ट साइज ड्रॉप एंड डाउन में तो होती है 8, लेकिन जब आप शॉर्टकट की से मिनिमम करेंगे तो यह हो जाएगी 1 तक। यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होगी, तो वो होगी 8, लेकिन यदि आप शॉर्टकट की से कम करेंगे तो मिनिमम कितनी हो जाती है 1। मतलब यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, तो आंसर होगा 1। यदि आपसे पूछा जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो आंसर होगा 8। इसी प्रकार से ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है भाई कितनी है, 72, 72 है। लेकिन यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, तो वह हो जाती है 1638, 1638। यदि आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे तो 1638 तक आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, जो कि शॉर्टकट की से बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं एक साथ 4-5 क्वेश्चन हमने यहां तैयार कर लिए। एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 1, मैक्सिमम होती है 1638, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में यदि हमें फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ाना है, एमएस वर्ड में यदि हमें फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ाना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन शॉर्टकट की यूज की जाती है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लैंक के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लैंक के द्वारा बनाया गया है। आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लाइनेक्स क्या है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पर वर्क करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब डॉस में वर्क करने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछा गया है यदि हमें डॉस में एक नई फाइल बनानी है तो हम कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे। डॉस में एक फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का उपयोग किया जाता है। कॉपी कॉन कमांड का डॉस में यदि हमें एक नई फाइल बनानी है तो हम कॉपी कॉन कमांड का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में नई फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। वेब ब्राउजर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। वेब ब्राउजर क्या होता है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर
एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है। क्लाइंट कंप्यूटर मतलब आपका हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, यूजर का जो कंप्यूटर होता है उसे कहा जाता है क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है एप्लीकेशन के रूप में वेब ब्राउजर, जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी। यह सभी वेब ब्राउजर हैं जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल होते हैं और किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक नेटवर्क में उपयोग होने वाले रूल्स का सेट होता है। ब्लैंक नेटवर्क में उपयोग होने वाले रूल्स का सेट होता है। हमें यहां पर बताना है नेटवर्क में हम जो रूल्स यूज करते हैं उसके सेट को क्या कहा जाता है, मतलब रूल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो नेटवर्क में जो रूल्स यूज किए जाते हैं उनके सेट को कहा जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का सेट होते हैं, ग्रुप होते हैं जो कि नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेटवर्क में किसी कम्युनिकेशन को सही तरीके से करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल नेटवर्क में उपयोग होने वाले रूल्स का सेट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कबुक में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल वर्कबुक में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो हमें डेटा को रो और कॉलम में मैनेज करने की सुविधा देता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है वर्कबुक। एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एक्सेल में यूज होने वाले पेज को वर्कशीट कहा जाता है। हमसे पूछा गया है यदि हमें वर्कबुक में एक नई वर्कशीट ऐड करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का यूज किया जाता है, शिफ्ट प्लस F11। एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारी वर्कबुक में एक ही वर्कशीट है। यदि हम शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस करते हैं तो हमारी फाइल में एक्स्ट्रा वर्कशीट ऐड हो जाती है। तो एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित जरूर आता है। कोई भी कंप्यूटर से संबंधित जो पेपर होते हैं उसमें कंप्यूटर जनरेशन से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल अभी तक 5 जनरेशन है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। आपने अभी पहला क्वेश्चन तैयार किया, यहां पर कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। अब आपको 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी जरूर याद करनी है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया जाने लगा, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में VLSI टेक्निक का यूज किया गया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI का यूज किया गया, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का यूज किया जाने लगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, AI पर वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है और 5 जनरेशन की आपको टेक्नोलॉजी जरूर याद करनी है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में VLSI, 5th जनरेशन में ULSI या AI।
तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं, तो वह है हमारी 5 जनरेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है, जो कि बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है। एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेटवर्क में किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है कि यह किसी भी फाइल को सेंड करने से पहले उसे कंप्रेस करता है, मतलब उसकी साइज को कम कर देता है ताकि फाइल को कम समय में फास्ट स्पीड में ट्रांसफर किया जा सके। तो एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है जो कि फाइल को कंप्रेस करके ट्रांसफर करता है और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया था। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन 1985 में 1985 में रिलीज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन सन 1985 में रिलीज किया गया था। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI पर वर्क करता है और इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। हमें कुछ डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। OCR, OCR भी एक इनपुट डिवाइस का टाइप है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR, यह भी एक इनपुट डिवाइस का टाइप है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि बैंकिंग सिस्टम में यूज होती है। चेक नंबर को स्कैन करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड, OCR, MICR यह तीनों तो इनपुट डिवाइस हैं, मतलब प्लोटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लोटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। जो बड़ी साइज के फ्लैक्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, बैनर होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लोटर का यूज किया जाता है। प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्लोटर इनपुट डिवाइस नहीं होती है, प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।